अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी के कुछ टॉपिक्स पे। देखो हमें एक डिस्कस करना है इसमें हीट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट भी जनरेट करती है, हमने देखा है, ठीक है। एक हीट डिस्कस करना है और छोटे मोटे 2-3 और टॉपिक हैं, बस उनको डिस्कस करेंगे, फिर ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसी के साथ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। तो इसमें क्या बोला था, कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव। एक कंडक्टर है, मान लो कोई सा भी कंडक्टर है, ठीक है, वो रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव मतलब देखो हमें पता है कि देखो ये करंट होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। तो मान लो एक करंट है जो रेजिस्टिव है, इसमें बोल रखा है कि एक हमें एक तरीके से कंडीशन दे रखी है, ठीक है। क्या, द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूसली लिबरेट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि उसके अंदर से जो करंट जाया जा रहा है, कंटिन्यू निकले जा रहा है, मान लो एक तार में ही करंट आगे निकलते जा रहा है। तो जब हम देखो फ्रिक्शन, 8th क्लास में तुमने फ्रिक्शन देखा होगा कि अगर एक ही चीज बार बार किसी एक ही जगह से मूव होती है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है हल्की सी, ठीक है। तो इसीलिए करंट के टाइम पे भी हीट प्रोड्यूस होती है, चाहे करंट बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जा रहा है, पर हीट तो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करे जाएंगे तो वहाँ पे क्या फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा और हीट हल्की हल्की प्रोड्यूस होने लग जाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा कोई भी एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इसको एक सेल से कनेक्ट कर देना, सेल या बैटरी कुछ भी कह सकते हो इसको। मैंने क्या किया, इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ आने लगेंगे और यहाँ से करंट दोबारा वापस आगे की तरफ जाने लगेगा और ये रिपीटेशन में होने लगेगा। अब ध्यान से समझो, देखो जो चार्ज है इसके अंदर चार्ज है, अब इसका जो चार्ज है, चार्ज ये अलग ही चार्ज है, ध्यान से समझना, ये चार्ज है और ये जो कंटेनर है, वेसल है, कुछ भी है, क्योंकि देखो है ये तार, पर इसकी एक बॉडी है और वो बॉडी मिलके किस चीज से बनी है, हल्के हल्के एटम से मिलके बनी है, इस टाइप से, ये उसके एटम्स मान लो, ठीक है। अब वही चार्ज जब बार बार एटम्स पे टकराते हुए जाएगा तो क्या वो हीट प्रोड्यूस होगी, बार बार फ्रिक्शन लगेगा तो हीट प्रोड्यूस होती जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी हीट प्रोड्यूस होती है और हीट एक उसके अलग से फॉर्मूले भी है न्यूमेरिकल करने के लिए। तो देखो हीट का जो फॉर्मूला है वो बनता है हमारा वर्क डन से। वर्क डन हमने पहले ही पढ़ा था, इसमें वर्क डन कब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम पे। याद है पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब हम एक यूनिट चार्ज, कितना भी यूनिट मान के चलो, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, जिसमें जो वर्क डन होता है, याद है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से समझो कि इसमें देखो वर्क हो रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसका डिस्टेंस निकालना है हमें यहाँ से लेके वहां तक, ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ये W/Q, ठीक है। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था हमारे वर्क डन अपॉन चार्ज के, ठीक है। अब वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी, हमें वर्क डन भी दिख रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे और चार्ज भी हो रहा है। अब इससे हीट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ध्यान समझो। अगर तुमने 9th क्लास की साइंस पढ़ी है अच्छे से, तो पढ़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, नहीं भी पढ़ेगी तो अभी समझ लो कि जो वर्क होता है ना, वर्क और एनर्जी सेम होती है, उसको हम सेम बोलते हैं बिल्कुल फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। तो जो वर्क है और हीट क्या, देखो हीट एक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से इस W को, ध्यान समझना, इसको मैं आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे H लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, वर्क डन वर्क है और हीट क्या एनर्जी, और वर्क और एनर्जी सेम होती है, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे H। क्लियर। हमें हीट का फॉर्मूला चाहिए, तो इस सबको भेज दो उधर, यहाँ पे मैंने Q को उधर भेज दिया, ये बन गया H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये, या फिर इसको इस तरफ लिख दो, चाहे एक ही बात है इसको इस तरफ लिख दो चाहे, ठीक है। हमें हीट के फॉर्मूले वो बनाने कि किस तरीके से, ये इसका पहला फॉर्मूला है। मान लो हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, ये क्या है, चार्ज है, चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, हमें हीट निकालनी है कि कितनी लिबरेट होगी, कि ये चार्ज चल रहा है और यहाँ से लेके वहां तक डिफरेंस भी दे रखा है, कहाँ से लेके कहाँ तक गया, ठीक है। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा कितनी हीट होगी, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करना सीधी सी बात है, नॉर्मल, ठीक है। एक तो हीट का फॉर्मूला ये है। अब इसको और इलेबोरेट करो जैसे तुम्हें करना है, तो ध्यान से समझो। देखो इसमें क्यू का देखो एक हमारे पास सबसे पहले था, हाँ, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू को ओपन कर लो। देखो क्यू को ओपन करते हैं, देखो क्यू हमने यहाँ पे, मैं साइड में लिख के देखो तुम्हें बताता हूँ। क्यू हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। पता है हमने करंट में उसका जो फॉर्मूला था वो हमने देख लिया था कि चार्ज क्या होता है, पर यूनिट टाइम करंट होता है। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालता हूँ। तो अगर मैं इस टी को इधर भेज दूँ आई के पास ही मल्टीप्लाई में, तो ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इस क्यू की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, आई और मल्टीप्लाई में टी। क्लियर। अब देखो v का क्या फॉर्मूला रखते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से v क्या है, v इक्वल टू आई आर होता है, उसको भी मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ, वो क्या बनेगा, I और R।
अब तुम चाहे इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे ही फॉर्मूले हीट के ही बनने वाले हैं, जैसे ये भी हो गया, मैं तुम्हें सारे बता दूंगा। ये हीट का ये मेन फॉर्मूला है, इसको जरा थोड़ा लिबरेट करते हैं। आई और आई मिलके क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर और टी, ये काफी मेन फॉर्मूला है, ये भी मेन है, सब मेन है। अगर मान लो इन फॉर्म में दे रखा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे कि करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इससे वैल्यू निकालो हीट की। और अगर सिर्फ मान लो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो उससे वैल्यू निकालो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये भी हीट का ही फॉर्मूला है, ये वाला नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है। ये मैंने तुम बताया कि कहाँ कहाँ से अप्लाई किया, ये मैंने यहाँ से चार्ज को उठाया था करंट के फॉर्मूले से, और ये भी ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर उठाया था, ठीक है। ये हीट का एक और फॉर्मूला है। इसके साथ साथ अगर मान लो कि हम V को मान लो अभी ओपन नहीं करते, ये जो V है इसको मैं ओपन नहीं कर रहा अभी, लेकिन Q को ओपन कर रहा हूँ, तो Q के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, आई टी, तो आई टी, और V को मैं नहीं कर रहा ओपन, तो भी इसको ऐसे, ये थर्ड फॉर्मूला बन गया। ऐसे भी तुम मतलब हीट निकाल सकते हो। अगर मान लो हमारे पास करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो इस बार मैं क्या करूँ, सिर्फ V को ओपन कर दूँ, जैसे एक एक करके मैं हर एक सारे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों थे इनको ओपन नहीं किया, एक फॉर्मूला ये बन गया। एक में दोनों को ही ओपन कर दिया, इसकी जगह बन गया था हमारे पास आई टी और इसकी जगह बन गया था आई आर, तो वो एक फॉर्मूला ये बन गया था। इस थर्ड वाले में क्या किया, मैंने सिर्फ क्यू को ओपन किया। अब एक काम करते हैं, सिर्फ V को ओपन करते हैं, क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, V क्या है, V इक्वल टू आई आर है, ये भी हीट का ही फॉर्मूला है। अगर मान लो चार्ज, करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो भी तुम हीट निकाल सकते हो। ये चारों फॉर्मूले हीट के ही है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इतने सारे कैसे फॉर्मूले बन गए। बस मैंने क्या किया, एक बार मैंने नॉर्मल ये वैल्यू निकाली थी जो हमें पता ही होती है, ठीक है। फिर एक बार दोनों को ओपन कर दिया, एक बार सिर्फ एक को ओपन किया, एक बार सिर्फ दूसरे को ओपन किया, तो ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया कि हीट के कितने सारे फॉर्मूले और हीट होती कैसे, बनती कैसे हीट। जब इलेक्ट्रॉन बार बार मूव करेंगे तो हीट तो वैसे ही बनेगी, ठीक है। अब मान लो इसी बोर्ड पे अगर मैं ऐसे ऐसे रब करता रहूंगा तो मेरी मतलब जो फिंगर्स हैं उनमें भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी हल्की सी, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर देता है हीट को। तो ये थे हीट के सारे फॉर्मूले। अब एक और चीज देखो, जूल्स लॉ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और ये यही है बस। ये जो हमने ये फॉर्मूला देखा ना, बस यही, इसको हमें थोड़ा बस बता देना कि अगर मान लो बोर्ड में कभी आ जाए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो वो ये होता है कि देखो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब क्या है कि जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है, जब कोई नीचे डिवाइड में होती है चीज, ठीक है, तब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ भी डिवाइड में नहीं है, सारा मल्टीप्लाई में ऊपर, कुछ तो नीचे फ्रैक्शन में है ही नहीं, या फिर डिविजिबल में कुछ नहीं है। तो ये सारे के सारे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ कि हीट इज, एक ही बार में लिख देते हैं, ठीक है, हीट इज डायरेक्टली proportional to the स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का स्क्वायर है, ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ करंट कोमा रेजिस्टेंस एंड टाइम। करंट के स्क्वायर के इक्वल है और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के भी। अभी इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो डायरेक्टली है तो मतलब सब, इसका मतलब क्या है, सब ऊपर है, यानी कि ये बढ़ रहा है ना, तो ये सारे बढ़ रहे हैं, और जब ये सारे बढ़ रहे हैं तो ये अकेला भी बढ़ रहा है। एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे मान लो कि हीट है, ये हमारा डिवाइस है, उसी पे देखेंगे। हीट है, मान लो ये दोनों नहीं है, आर और टी इस टाइम नहीं है, ठीक है। तो करंट, मान लो यहाँ पे ये करंट इस तरीके से चल रहा है, मैंने क्या किया, करंट का स्क्वायर कर दिया, जितने इलेक्ट्रॉन है उनके डबल कर दिए। अब डबल कर देंगे तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और भगदड़ मच जाएगी, जितनी ज्यादा भगदड़ बनेगी तो और फ्रिक्शन, सारे इसके एटम्स पे टकराएंगे, तो हीट अपने आप, मतलब अगर इसको मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ तो हीट बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, हीट बढ़ रही है। अब मान लो आई को छुपा देते हैं, आर को देखते हैं सिर्फ। आर का क्या है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को और रोकता है। अब मान लो हम पहले से किसी स्पीड में भाग रहे हैं, मान लो इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आगे की तरफ भाग रहे हैं, और क्या कर रेजिस्टेंस यहाँ पे उनको रोक रहा है। अब रोक रहा है तो फिर और टकराव हो रहा है, टकराव तुम्हें पता है फ्रिक्शन बढ़ाएगा हर चीज को, क्योंकि अब देखो मान लो एक ही बैरियर है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ी गली है जाने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी सी गली है, ठीक है, वहां से सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं करंट के, ठीक है। तो पहले ही हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन रेजिस्टर लगा दिया, मान लो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कम कर देता है, यानी उसका मान लो रास्ता थोड़ा सा कर दिया। अब रास्ता कम है
तो प्रेशर और बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात, तो मैं छोटा सा समझाऊँ, जो प्रेशर वाले से ही समझाता हूँ। जैसे कि एक पाइप होती है ना, पाइप को ऐसे हम पौधों में पानी दे रहे हैं तो ठीक रहती है, नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, लेकिन जब उसको प्रेस करते हैं, हम एरिया कम कर देते हैं ना जब वहाँ पे, तो और स्पीड निकलती है पानी की। तो ऐसे ही होगा, जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक रेजिस्टर लगा दिया, सिर्फ रेजिस्टेंस की बात है, यहाँ पे अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, वहां से और स्पीड में निकलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी फिर से। ठीक है, टाइम की बात करें, टाइम, अब इन दोनों को ही भूल जाओ, मतलब यही काम चल रहा है बस। अभी देखो, जैसे बैटरी अभी भी फ्रेशली लगाई मैंने बैटरी यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमने शुरू हुए। अब मैंने यहाँ पे ना करंट को ना डबल कर रहा हूँ, ना रेजिस्टेंस कुछ लगाया है, पर फिर भी इतना तुम ध्यान से समझो कि जब वो ऐसे ऐसे करके चलेगा, कई देर चलता जाएगा, टाइम के बढ़ने के साथ साथ हीट भी बढ़ती ही चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं देखो, हम करंट को नहीं बढ़ा रहे, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, कोई बैरियर नहीं लगा रहे रेजिस्टेंस का, लेकिन फिर भी टाइम भी तो क्या करेगा, टाइम के साथ साथ होता रहेगा, हीट हल्की डेवलप होती रहेगी। यानी इसलिए ये सारे इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये सब बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसे ये चीज़ें होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये, जैसे कि ये इसके नीचे डिवाइड में ना टी, अभी समझ लो, जैसे ये आई है, आई इसके साथ बढ़ेगा और इसके साथ घटेगा। कैसे घटेगा, आप ध्यान से समझो। देखो, ये करंट है, ये चार्ज है, ये टाइम है। चार्ज मान लो ये इससे हट के है वैसे, पर मैं तुम्हें डायरेक्टली और इन्वर्सली का थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि डायरेक्टली और इन्वर्सली क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब है सारे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर ऊपर है, यानी साथ साथ ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। लेकिन जो नीचे होता है ना, जब वो बढ़ता है तो वो घटता है, या फिर ये बढ़ता है तो ये घटता है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जैसे ये दोस्त है और ये दुश्मन टाइप है, हम ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं तो ये ज़्यादा जल रहे हैं, ठीक है, और हम तरक्की कर रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये हैप्पीनेस एग्जाम्पल लेके चलो। ठीक है, जैसे मान लो एक करंट है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज मतलब जैसे फ्लो ऑफ चार्ज है, ऐसे ऐसे करके वो यूं करके जा रहा है और स्पीड में निकल गया, एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा तो करंट बढ़ ही जाएगा। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो करंट तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब बात करते हैं कि देखो, चार्ज उतना ही है, इतना सा चार्ज था, एग्जाम्पल के लिए इतना सा चार्ज था, टाइम बढ़ा दिया बहुत सारा, टाइम बहुत सारा बढ़ा दिया, तो अब हमारा ये जब टाइम बढ़ेगा ना तो ये कम होने लगेगा। कैसे, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक सब्जी बना रहे कोई सी भी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अब हमने क्या किया, एक कटोरी सब्जी में थोड़ा सा नमक डाला, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे तो क्या होगा, नमक डालने के बाद वो उसमें थोड़ा स्वाद आ जाएगा बढ़िया, ठीक है, लेकिन उतना ही नमक, अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, उतना ही नमक अगर मैं ज़्यादा पानी वाली सब्जी किसी बड़े से कढ़ाई वाले में डालूँ, उतना ही नमक, तो क्या कुछ फ़ायदा होगा, उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम को मैंने इतना एक्सटेंड कर दिया कि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जब ये बढ़ता है तो वो घट जाता है, या फिर जब ये बढ़ेगा तो टाइम टाइम का अपने आप ही कम होना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्टली और इन्वर्सली। इसमें हमने हीट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब और एक दो चीज़ें और देखो इसमें क्या क्या होती हैं। देखो, एक होता है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। देखो, हीट जो होती है ना, वो कई चीज़ों के लिए तो डिज़ायरेबल है और कईयों के लिए डिज़ायरेबल नहीं। अप्लायंसेस की बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं ये, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो डिज़ायरेबल, हीट इज डिजायरेबल इन, किस किस में हीट की जरूरत होती है, ऐसे अप्लायंसेस का नाम बताओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल होती है हमारे पास, एग्जांपल्स इतने, जैसे आयरन हो गया, प्रेस, ठीक है, हीटर हो गया, हीटर, इनमें तो डिजायरेबल है, यहाँ पे तो हीट चाहिए ही चाहिए, इनमें गर्मी मतलब प्रोड्यूस हो तो ठीक रहता है। लेकिन कई ऐसे हैं जिनमें अनडिजायरेबल था लेकिन फिर भी हीट प्रोड्यूस हो ही जाती है। ठीक है, देखो अनडिजायरेबल भी देख लेते हैं, अनडिजायरेबल इन किस में, उसके भी एग्जांपल एक दो देख लो। मतलब ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये हो गया, जूल फ्लो हो गया, बोर्ड में कहीं से भी आ सकते हैं ना, इसलिए थोड़ा निपटा लेते हैं। अनडिजायरेबल तुम अच्छे से लिखोगे इसको, तो हीट इज अनडिजायरेबल इन दीज अप्लायंसेस। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लो मोबाइल फ़ोन है, अब मोबाइल फ़ोन में हमें तो नहीं चाहिए हीट, लेकिन फिर भी हो जाती है, हमें बढ़िया नहीं लगता। कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, जिनमें नहीं होनी चाहिए ना उनमें फिर ये अनडिजायरेबल है। जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज को क्या रेफ्रिजरेटर ही लिख देते हैं पूरे, या फ्रिज ही लिख दें, चलो फ्रिज ही लिख देते हैं, फ्रिज। ठीक है, देखो इसमें हमने सारा हीट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बस इस चैप्टर के छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स रह गए, उनको निपटाते हैं, फिर तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं बिल्कुल इसके आखिरी टॉपिक पे। देखो उसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, और ये बस तीन चीज़ें बची थी, इसको समझाते हैं। थ्योरी वाला पार्ट है इसलिए मैंने सारा लिख दिया, देखो पहली बस इसमें पढ़ने का है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है वो देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो मेड बाय टंगस्टन, ये एक मेटल है,
इससे बना होता है, एक नंबर में आ सकता है बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू में कि किस मेटल से बना होता है, टंगस्टन। टंगस्टन से इसलिए बना होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब देखो बल्ब जलेगा तो फुल गर्म हो जाएगा। ये वाले जो व्हाइट वाले बल्ब होते हैं आजकल जो करंटली आ रहे हैं, ठीक है, वो तो CFL वगैरह इतना गर्म नहीं होते, लेकिन जो येलो वाले होते थे ना पहले, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते थे। तो वो टंगस्टन से बनाया जाता था कि इतना गर्म होने के बाद भी पिघल ना जाए, क्योंकि मेटल तो पिघल जाता है, इसलिए ऐसे मेटल नहीं लगाए जाते बल्ब्स में जो पिघल जाए आसानी से। तो टंगस्टन आता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है, अप्रोक्स लिख सकते हो तुम। दूसरा, इन बल्ब मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटिंग, यानी कि ज्यादातर उसकी एनर्जी कंजम्पशन कहाँ पे हो जाती है, हीट करने में बल्ब को, ना कि ग्लो करने में। ग्लो करने में बहुत कम होती है, ठीक है, स्मॉल पार्ट होता है बस उसका लाइटिंग में रिलेटेड, ज्यादातर उसका जो है वो हीटिंग में ही सारी एनर्जी चली जाती है, और हीटिंग से काफी लाइटिंग में बहुत थोड़ी, हीटिंग में काफी ज्यादा, ठीक है। तीसरा देखो, फिल्ड विद नॉन रिएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, उसके अंदर नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं, एक एक नंबर में आ सकते हैं बोर्ड में, MCQ में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया देखो बल्ब कि किससे बना है, क्या क्या कौन कौन सी इनर्ट गैसेज है, इनको इनर्ट गैसेज इस वाली को बोलते हैं इनर्ट गैसेज, इसको तो खैर नहीं बोलेंगे। तो ये वाली होती है जो किसी से रिएक्टिव नहीं होती, वो बल्ब के अंदर होती है, ठीक है, और ज़्यादातर उसकी क्या हीटिंग में लग जाती है एनर्जी, लाइटनिंग में बहुत कम लगती है। दूसरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज हमने देखा ही होगा कि फ्यूज उड़ गया घर में जैसे होता है नॉर्मली, तो वो किस काम आता है, मेन होता है काफ़ी, देखो ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अप्लायंसेज बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। यानी कि क्या करता है वो, जैसे ही मान लो अभी घर का नॉर्मल, जैसे नॉर्मल एक दिन चल रहा है, ठीक है, हल्की सी कहीं पे लाइट आई, तेजी से वो घरों की तरफ बढ़ने लगी, तो जो फ्यूज होता है ना, वो अपने आप को विस्फोट कर लेता है, अपने आप को, मतलब क्रॉस नहीं लगा रहा, ये मतलब देवता टाइप है एक तरीके से, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा फोन चार्जिंग पे लगा है तो गया, अगर ये नहीं होगा चार्जर से, वैसे एडेप्टर भी होता है पर एडेप्टर भी फट जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने आप को मतलब डिस्ट्रॉय कर लेगा अगर ऐसे टाइम पे, तो क्या होगा, यही अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो आगे जाने वाली सारी इलेक्ट्रिसिटी रुक गई और तुम्हारे सारे के सारे अप्लायंसेस सेफ, ठीक है। दूसरा कि कैसे करता है वो काम, क्योंकि ये कनेक्टेड इन सीरीज होता है, ये सीरीज वाला मैं तुम्हें पहले डिस्कस कर दिया, लेकिन फिर से बता देता हूँ। कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे तुम्हारे अप्लायंसेस सीरीज में लगे हुए हैं, अगर फ्यूज उड़ गया ना तो करंट यहीं रुक जाएगा। और अगर मान लो कुछ इस तरीके से लगा होता ना, इस तरीके से, तो फिर पैरेलल में दिक्कत होती है कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से जाने में रास्ता मिल जाए यहाँ से, तो पैरेलल नहीं होते, सीरीज होती है, एक एक भी गया तो आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। दूसरा, ऊपर से क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, जरा सा हीट मिलते ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, ये मतलब फोड़ देता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम है, जरा सा उसको ओवरलोडिंग हुई, उसको पता चला कि भाई खतरे में है सारे अप्लायंसेस, तो वो हीट होके बर्न हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो फ्यूज उड़ जाएगा, जिससे फिर हम सेफ हो जाएंगे, हमारे सारे अप्लायंसेस सेफ हो जाएंगे, ठीक है। बनता किससे है, टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन तीनों में से किसी से ही बन जाता है हमारा फ्यूज, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि पावर, बस ये आखिरी का आखिरी टॉपिक है बिल्कुल तुम्हारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना समय के हिसाब से, उसको पावर बोलते हैं। उसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट, तुमने सुना ही होगा कितने वोट का चार्जर वगैरह वगैरह, लेकिन हीट की मैंने नहीं बताई थी ऐसा यूनिट, वो पिछले में। देखो हीट एनर्जी है, एनर्जी की जूल होती है, इतना याद रखना, हीट की ऐसा यूनिट जूल, और ये पावर की ऐसा यूनिट है वोट हमारी, ठीक है। अब देखो इससे, जैसे मैंने उसके 3-4 फॉर्मूले बनाए थे, इसके भी कितने भी बन जाएंगे उन सबको अप्लाई करके, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। और किलोवाट का मतलब है कि एक घंटे में कितनी किलोवाट एनर्जी जो होती है उसमें कितनी, देखो एक घंटे में अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है तो एक घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी ये इसके बराबर होती है। कंफ्यूज होने की जरूरत है, मैं इसको 2 मिनट में प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पे करूँ, यहीं पे कर देता हूँ। देखो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में सेकंड्स में चलते हैं, और किलो 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 में कितना आता है, 1000, बस इनको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, किलोवाट है ना, ठीक है। एक घंटे में 1 किलोवाट आर कहते हैं वैसे तो इसको, तो उसकी जो वैल्यू होती है जूल्स में वो इतनी होती है, तो क्या है ये किलो 1000, और ये सेकंड्स क्योंकि आर भी है वहाँ पे, ठीक है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 3.6 इंटू 10⁻6 लगा देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, क्या बच्चों वाली बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ये तुम्हें एक्सप्लेन हो गया कि कैसे है। अब देखो इसके फॉर्मूले बनाने चाहे तो कितने भी बना लो, ठीक है। देखो हमें पता है एनर्जी क्या है, एनर्जी हीट एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, सब कुछ सेम है, ठीक, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 2-3 फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसी से अलग अलग बना देंगे, और कितने भी बन जाते हैं इनके, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और इस चैप्टर को अच्छे से समझना और सारे के सारे सबके फॉर्मूले याद करना कि करंट का क्या है, क्यू बाई टी, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, वर्क बाई क्यू, ठीक है। तो वो सारे अच्छे से पता होंगे, जैसे ओम्स लॉ क्या है, तो ये सारे अपने आप बनेंगे, ठीक है। जैसे हीट का I²RT हो गया, हीट के और भी हैं VIT हो गया, ठीक है। देखते हैं हीट का एक, हम चलो I²RT से देखेंगे कि इसका पावर का क्या बनेगा। हीट का एक देख लेंगे हम लोग,
जो हमारा VIT आया था या फिर TIV जो भी लिखा था मैंने आगे पीछे करके वो था, ठीक है। इसके अलावा भी हीट का कई सारे हो सकते हैं, पहले इनको कर लेते हैं। देखो अगर मान लो P है ना, एक तो ये हो गया, दूसरा P का फॉर्मूला इसके हिसाब से निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो E क्या है, E हमारी एनर्जी है, एनर्जी, H भी हमारी एनर्जी है, तो इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ पूरा I2RT और नीचे क्या है, नीचे भी T है, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि P की वैल्यू क्या बचेगी, I2/R। ये भी एक और फॉर्मूला हो गया। वही कितने भी टाइप के बन सकते हैं, जितने तुम इसमें अप्लाई कर दो। इसको भी देख लेते हैं अगले वाले को। हमारे पास P क्या है, ये हमारी एनर्जी है, एनर्जी, हीट एनर्जी, इसको VIT लिखा था या TIV कुछ भी लिखा था, यहाँ से T से T कैंसिल, स्मॉल ये टाइम के लिए दोनों T, कंफ्यूज मत हो ना। तो P = VI ये भी यूज हो सकता है। ये बस तुम्हें फॉर्मूले पढ़ने हैं, इसके न्यूमेरिकल्स पे अच्छा खासा ध्यान देना है। देखो न्यूमेरिकल्स से कुछ भी आ सकता है, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि ये दो चीज़ें चाहिए, तीसरी निकाल दो। अगर तुम्हारे सही में दिमाग होगा ना, मतलब जो कि पढ़ के आ जाता है, ठीक है तो तुम लोग ये सारे अच्छे से फॉर्मूले याद करोगे। उसमें क्या होता है कि इनसे पता चल जाएगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, सीधा बता दो भाई पावर क्या होती है। अगर तुम्हें नहीं पता होगा कि यार करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करें, सीधा मल्टीप्लाई करना। देखो फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तो तुम्हें पता रहेगा कि सीधा मल्टीप्लाई करने पे काम चलेगा, वरना वहाँ पे भी निकाल के देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या फॉर्मूला बना था। जैसे I2R दे दिया, करंट दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, करंट का स्क्वायर करो, R दोनों को मल्टीप्लाई, सीधा पावर आ जाएगी। तो ये सारे के सारे तुम्हें फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। और फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स जो होंगे ना, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए ये चैप्टर तुम्हारे का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, दैट्स इट।